नमस्कार। इजरायल के ज़बरदस्त हवाई हमले से गाज़ा आज फिर दहल उठा है। इजरायल डिफेंस फोर्स ने पिछले 24 घंटे में गाज़ा में 300 से ज़्यादा जगहों पर एयर स्ट्राइक की हैं। पिछले 24 घंटे में इजरायल की एयर स्ट्राइक में 430 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने गाज़ा की रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया। इजरायल ने घनी आबादी वाले जबीलियाए शरणार्थी शिविर और अल शिफान अल कुदस अस्पताल के आसपास भी हमले किए हैं और इजरायल के हमलों ने अब तक गाज़ा के में वहाँ पे 4,600 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हमास के हमलों में इजरायल के 1400 लोग मारे गए। वहीं हमास के आतंकियों ने 222 लोगों को गाज़ा में बंधक बनाकर रखा है। और आपको यहाँ बता दें कि इन बीच ईरान के विदेश मंत्री ने भी इजरायल को चेतावनी दी है। हुसैन आमिर ने कहा है कि अगर गाज़ा में हमले नहीं रुके तो मध्य पूर्व में हालात नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। इजरायल का बंधक संकट लगातार गहराता जा रहा है। दक्षिण इजरायल में हमले के बाद हमास ने बड़ी संख्या में इजरायल और विदेशी नागरिकों को बंधक बना लिया है और इजरायल के मुताबिक हमास के कब्जे में 222 बंधक हैं, जैसा हमने आपको बताया। और दूसरी ओर इजरायल लगातार सीमा पर सैनिकों टैंकों को इकट्ठा कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज इजरायली सैनिकों ने गाज़ा में रेड की। इस दौरान उसकी भिड़ंत हमास के आतंकियों के साथ हुई। बंधकों को ढूंढने के लिए घुसे इजरायल के सैनिकों पर हमास ने एंटी टैंक मिसाइलों से हमला किया। इस दौरान एक इजरायली सैनिक की मौत हुई। हमास का दावा है कि इजरायल के सैनिक अपने टैंक और कई मिलिट्री सामान छोड़कर भाग गए। खान यूनुस के इस कैफे पर हमले में कई लोग मारे गए। ये दक्षिणी गाज़ा का शहर है। इजरायल ने उत्तरी गाज़ा के लोगों को दक्षिणी गाज़ा जाने को कहा था, लेकिन यहाँ भी हमले हो रहे हैं जिसकी जद में आम लोग आ रहे हैं। 17 दिनों की जंग में 4600 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जिसमें 1800 से अधिक बच्चे और 1100 महिलाएं शामिल हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल के पीएम नेतन्याहू से युद्ध के नियमों का पालन करने की नसीहत दी है। बाइडेन ने ट्वीट कर कहा है कि इजरायल को अपनी रक्षा का अधिकार है। इजरायल को अपने लोगों की सुरक्षा के लिए जो कुछ भी ज़रूरी है उसे हम सुनिश्चित करेंगे, लेकिन इसके साथ ही मैंने और पीएम नेतन्याहू ने इस बात पर भी चर्चा की है कि इजरायल किस तरह से युद्ध के नियमों का पालन करे। इसका मतलब है कि युद्ध में वे अपने भरसक जितना हो सके आम नागरिकों को बचाएं। हम फिलिस्तीन के उन निर्दोष नागरिकों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते जो शांति के साथ रहना चाहते हैं। दरअसल अमेरिका अरब देशों के बीच अपनी साख पूरी तरह से नहीं खोना चाहता। उसे बंधक बनाए गए अमेरिकियों की भी चिंता है। अमेरिका ने गाज़ा के लिए मानवीय मदद का ऐलान भी किया है। उधर कई देशों में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। कुछ प्रदर्शन इजरायल के समर्थन में हो रहे हैं, जिसमें हमास के आतंकी हमले के खिलाफ ज़बरदस्त गुस्सा है, तो कई प्रदर्शन फिलिस्तीनियों के समर्थन में हो रहे हैं, जिसमें आम फिलिस्तीनियों के सामने मानवीय त्रासदी की हालत का विरोध किया जा रहा है। सोमवार को राफा सीमा से गाज़ा में मानवीय मदद की तीसरी खेप पहुंची। हालांकि ये नाकाफी है। यूएन कह चुका है कि हर दिन कम से कम 100 ट्रक राहत सामग्री की जरूरत है। भारत ने भी मिस्र के रास्ते गाज़ा के आम फिलिस्तीनियों के लिए मदद भेजी है। राहत सामग्री पहुंचने के लिए इजरायल की कुछ शर्तें हैं, जिनमें मुख्य शर्त ये है कि ये राहत सामग्री हमास के हाथ न लगे। आईडीएफ ने कहा है कि हमास ने 222 लोगों को बंधक बना रखा है। इन्हें छुड़ाने के लिए जहां कतर बातचीत के जरिए कोशिश में जुटा है, वहीं इजरायल की सेना भी गाज़ा के कई इलाकों में सैन्य छापेमारी कर रही है। गाज़ा पट्टी में जारी इजरायल के हमलों के खिलाफ ईरान ने चेतावनी दी है कि युद्ध अधिक बड़े पैमाने पर भड़क सकता है। इजरायल ने भी हिजबुल्लाह को चेतावनी दी है कि वह लेबनान को युद्ध की तरफ धकेल रहा है। नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो युद्ध का यहाँ पर 17वां दिन है और दोनों तरफ से आम नागरिक हैं जो पिसते हैं इस तरह के युद्ध में। बहरहाल हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो
10 दिन वहाँ पर बिता कर आए थे। बिल्कुल करीब से देखा है उमा आपने और कादम्बनी ने जो वहाँ पर हालात हुए, और बेखौफ होकर आप लोगों ने रिपोर्टिंग की। लेकिन अब जो वहाँ पे स्थिति बनी है उमा, इज़राइल गाज़ा में रेड कर रहा है, सीमा पर भारी तैनाती है वहाँ पर, और एक ग्राउंड ऑपरेशन की बात हो रही थी जो अब तक नहीं हुआ है। क्या इज़राइल पर दूसरे जो देश हैं वो दबाव डाल रहे हैं, क्या ये उसका असर है? जी बिल्कुल, ये उसका भी असर है और इजराइल की कुछ अपनी वजहें भी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अमेरिका ने साफ तौर पे जो कहा है कि युद्ध के नियमों का पालन होना चाहिए, ये एक साफ तौर पे अमेरिका की तरफ से एक दबाव है इजराइल पर, क्योंकि इजराइल जो है 7 अक्टूबर के हमले के तकरीबन 7 दिन के बाद ही ग्राउंड अटैक जो है वो करने वाला था, लेकिन उसमें देरी होती गई है। इजराइल अपनी तरफ से ये सुनिश्चित करना चाहता है कि जब उसके सैनिक गाज़ा में घुसें तो उनकी कैजुअलिटी कम से कमतर हो, और इसलिए ज़्यादातर इलाकों को हवाई हमले के ज़रिए वो क्लियर करना चाहता है और हमास के ठिकानों को नष्ट करना चाहता है, ताकि जो वो घात लगाकर जो हमला करने की फिराक में बैठे हों वो कम से कमतर हो। साथ में वो इंटेलिजेंस भी इकट्ठा कर रहा है, जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि वो जो बंधक हैं उनका पता ठिकाना भी लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या ये संभव है किसी तरह का सैन्य ऑपरेशन चला के उनको छुड़ाया जा सके, हालांकि ये बहुत ही असंभव काम है। और दूसरी बात ये भी है कि जो अमेरिका है वो चाहता है कि उसके जो नागरिक बंधकों में शामिल हैं, तकरीबन 10 नागरिक अमेरिका के शामिल हैं, 222 की तादाद है, तो ग्राउंड ऑपरेशन तब तक न हो जब तक कि बंधकों को छुड़ाया ना जाए। और कतर जो है इस मध्यस्थता में लगा हुआ है, कतर की तरफ से भी ये एक अनुरोध किया गया है अमेरिका को कि जो गाज़ा पट्टी में हवाई हमले हो रहे हैं उसको रोका जाए, तनाव वहाँ पे घटाया जाए, ताकि हमास को इस बात के लिए तैयार किया जा सके कि वो बंधकों को छोड़े। तो ये 2-3 वजह हैं, और एक तो राहत पहुँचाने की जो वजह है वहाँ पे है ही, क्योंकि बहुत ही मानवीय त्रासदी की वहाँ पे स्थिति है, जो खेप पहुँचने शुरू हुए हैं, लेकिन अगर इस बीच में ग्राउंड ऑपरेशन होता है तो उसको भी पहुँचने में मुश्किल होगी। तो ये सब वजह हैं कि अभी जो इजराइल है वो हाथ रोक कर चल रहा है। बिल्कुल उमा, अब तो इजराइल का दावा है कि वो हमास के ठिकानों पर हमले कर रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में जिस तरह से तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आम लोग ही मारे जा रहे हैं, तो क्या इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि भाई युद्ध के नियमों का पालन करें? जी बिल्कुल, देखिए अमेरिका के सामने आगे कुआं पीछे खाई की स्थिति है इस पूरे मामले में, क्योंकि वो इजराइल के साथ पूरी तरह से खड़ा होने का ऐलान कई बार कर चुका है। अब अरब देशों में जो उसकी पैठ थी उसमें लगातार वो गिरता चला गया है, और जब जो बाइडन इजराइल गए थे, उनको जॉर्डन भी जाना था, जॉर्डन ने उनका वो दौरा रद्द कर दिया, जहां उनकी मुलाकात मिस्र के राष्ट्रपति से भी होनी थी और फ़िलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति से भी होनी थी। तो अब जो है उसके ऊपर अरब देशों का दबाव है कि वहाँ पे मानवीय जो नुकसान है वो कम से कम हो और इजराइल जो है इस तरह से हमले ना करे। तो इस बात को लेकर अमेरिका जो है काफ़ी ज़्यादा सचेत है, और तभी जो पहले पर्दे के पीछे या जो अंदरूनी बातचीत होती थी उसमें कहा जाता था, उन बातों को अब ट्वीट के जरिए जो है जो बाइडन सामने रख रहे हैं और कह रहे हैं कि मानवीय जो नुकसान है वो कम से कमतर हो, ये जिम्मेदारी इजराइल की है। साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा है कि जो फ़िलिस्तीनी हैं जो शांति के साथ जीना चाहते हैं उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये एक अमेरिका के सामने स्थिति है जिसकी वजह से इजराइल पे उसने अपना एक दबाव बना के रखा हुआ है। बिल्कुल, और जो गाज़ा के लिए राहत सामग्री की बात हो रही है वो जा तो रही है, लेकिन लाखों लोगों के लिए वो पूरी नहीं है। रफ्तार धीमी क्यों है? जी देखिए, इसमें इजराइल ने कई शर्तें रखी हुई है। इजराइल का तो ये कहना है कि बिना उसकी निगरानी के जो सामान है, राहत सामग्री, वो जाएगी नहीं। और दूसरी बात ये है कि उसका ये भी शर्त है कि राहत सामग्री इतनी जाए जो हमास के हाथों में ना लगे और आम लोगों तक पहुँचे। तो जैसे जैसे इंश्योर होगा कि आम लोगों तक ही जा रहा है जो इसके ज़रूरतमंद हैं, तो शायद वो इसकी रफ्तार दूर करे, अब इसकी रफ्तार बढ़ाए। एक और अहम बात ये भी है कि जिस तरह से इजराइल की तरफ से राफा सीमा के आसपास भी बमबारी हुई है, जो वहाँ पर जो सड़कों की हालत है वो ख़राब है, और जो ट्रक लोड है वो वहाँ से निकलने में दिक्कत हो रही है। और जो इजिप्ट के सुरक्षा जो वहाँ पे जो अधिकारी थे उनको भी अपनी सुरक्षा का जो एक ख़तरा है वो लगातार रहता है। तो जो शर्तें इजराइल की तरफ से रखी गई हैं, और जिस तरीके से उसने ये भी साफ़ कर दिया है कि जो केरम शलोम जो कि उसका अपना बॉर्डर है जहाँ से ज़्यादा बड़ी तादाद में और ज़्यादा बड़ी मात्रा में राहत सामग्री जाती थी, या पहले जो पूरी आपूर्ति है वो वहीं से जाती थी, तो वो जो है वो भी बंद है। तो एक लिमिटेड एक रास्ता है, उसी के ज़रिए जो
राहत सामग्री वो पहुंच रही है। और आपने सही कहा कि जो लाखों लोग वहाँ पे जिनको कि जो घर बार छोड़ के विस्थापित हो चुके हैं, उत्तर से लाखों लोग दक्षिण जा चुके हैं, उन तक पहुँचने में एक तो वक्त लग रहा है और जो पहुँच रहा है वो काफ़ी कम साबित हो रहा है। ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर ये साबित हो रहा है। हमने भी राहत की खेप भेजी है भारत ने, और भारत आम फिलिस्तीनियों के साथ हमेशा से खड़ा रहा है। जी बिल्कुल, और ये बात जो है वो साफ तौर पर निकल कर सामने आई है, चाहे विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया हो या खुद प्रधानमंत्री की तरफ से जो ट्वीट किए गए। जो भारत जो है वो हमेशा दो राष्ट्र के सिद्धांत को मानता रहा है और फिलिस्तीन कॉज के साथ खड़ा रहा है। और जो राहत सामग्री अभी भेजी गई उसमें तो 6.5 टन मेडिकल जो साजो सामान है वो है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रे की ज़रूरत की हैं, जिसमें टेंट है, वहाँ पे पीने के साफ पानी की किल्लत है, तो वाटर प्योरीफायर जो टैबलेट्स हैं वो भेजे गए हैं। तो कोशिश ये है कि गाजा के लोगों को राहत पहुंचे। और भारत ने ये मदद का सिलसिला आज नहीं शुरू किया, आज तो एक विशेष परिस्थिति में उसने ये खेप भेजी है। सन 2000 से लेकर अब तक तकरीबन $30 मिलियन की जो मदद है फिलिस्तीनी कॉज के लिए भारत दे चुका है। और उसी सिलसिले में इसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि भारत का भी ये मानना है कि ना तो आतंकवाद और ना ही किसी समस्या का हल हिंसा के जरिए हो सकता है। तो भारत जो है इस परिस्थिति में फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़ा है और इस मदद के जरिए उसने यही दिखाने की कोशिश की है। बिल्कुल उमा, चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और कनाडा की बात कर लेते हैं। कनाडा और भारत के संबंधों को लेकर आपको बता दें किस तरह से भारत ने सख्त रुख हमारा जो है बरकरार है। कनाडा के नागरिकों के लिए वीज़ा सर्विस शुरू करने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि राजनयिकों की सुरक्षा बहुत अहम है, ज़रूरी है। हमारे राजनयिक बिना किसी डर के अपना काम कर सकें। अगर वहाँ चीज़ें सुधरती हैं, हालात सुधरते हैं, तो चाहूँगा कि वीज़ा सेवाओं को फिर से शुरू किया जाए। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के बाद भारत कनाडा के संबंधों में तनाव आ गया था। कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारतीय एजेंट्स पर इसका हत्या का आरोप लगा दिया था, जिसे भारत ने खारिज किया। The relationship right now is going through a difficult phase, but I do want to say it's the problems we have are with a certain segment of Canadian politics and the policies which flow from that. My hope, my expectation is that situation would improve. Ensuring safety and security of diplomats is the most fundamental aspect of the Vienna Convention. And right now, that is what has in many ways been challenged in Canada, that our people are not safe, our diplomats are not safe. So if we see progress there, I would like very much to resume the issue of visas. My hope would be that it's something which should happen very, very soon. तो भारत के साथ राजनयिक विवाद को लेकर कनाडा के विपक्ष के नेता ने वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा है कि 8 साल के लंबे वक्त के बाद वे किसी कीमत के नहीं रह गए हैं और भारत में हंसी का पात्र माने जा रहे हैं। जब उनसे भारत कनाडा तनाव के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया है, साथ ही दूसरे देशों से हमारे संबंध खराब किए हैं, वे अक्षम हैं और गैर पेशेवर हैं। तो विपक्ष के नेता कह रहे हैं। तो उनका ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री के तौर पर कनाडा के लोगों की वो पसंद माने जा रहे हैं। उन्होंने वायदा किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो भारत के साथ पेशेवर संबंध बहाल करेंगे। तो उमा, इस पर भी आपसे कि कनाडा ने भारत पर वियना संधि जो है उसके उल्लंघन का आरोप लगाया, लेकिन भारत ने ना सिर्फ उसे खारिज किया बल्कि कह दिया है कि कनाडा है जिसने वियना संधि का उल्लंघन किया है। इसे ज़रा हमारे दर्शकों को समझाइए। जी देखिए, जब ये वहाँ के प्रधानमंत्री ने ट्रूडो ने भारत पे के ऊपर उंगली उठाई और ये कहा कि जो निज्जर हत्याकांड है उसमें इनकी एजेंसियों का हाथ है, तो उसके बाद उसने एक भारत के एक राजनयिक को निकाल दिया। उसके बाद भारत ने भी एक राजनयिक को निकाला। उसके बाद भारत ने वीज़ा सर्विस जो है वो रोक दिया। और जो पैरिटी की बात की, यानी जो भारतीयों की राजनयिकों की तादाद है कनाडा में और जो कनाडा के राजनयिकों की तादाद भारत में है, उसमें एक समानता हो, और इसी वजह से 41 कनाडाई जो राजनयिक हैं उनको जाना पड़ा है। और इस बात को लेकर जो कनाडा के विदेश मंत्री हैं उन्होंने कहा कि ये वियना संधि का उल्लंघन है। इस तरीके से जो उनकी जो इम्यूनिटी ख़त्म करने की बात की गई वो उनकी जान को खतरा उससे हो सकता था और ये वियना संधि का उल्लंघन है। जबकि भारत
भारत का ये कहना है कि जो जिस तरह से पोस्टर्स वहाँ पे लगाए गए हमारे राजनयिकों के और उससे उनकी जान को खतरा हुआ और जिस तरह का माहौल वहाँ पे एक एंटी इंडिया सेंटीमेंट को हवा दी गई, तो सुरक्षा उनकी नहीं है। इस वजह से वीज़ा सर्विस को रोकना पड़ा है। अगर वीज़ा सर्विस को शुरू करना है तो पहले उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, और अगर राजनयिक की सुरक्षा सुनिश्चित न की जाए तो ये वियना संधि का उल्लंघन है। ये जो विदेश मंत्री हमारे उनके कहने का तात्पर्य ये है कि उल्टा जो सुरक्षा का जो एक माहौल पैदा किया गया है वो कनाडा में किया गया है, और इस तरह से उस संधि का ये उल्लंघन है। बिल्कुल। और जो कनाडा के जो विपक्षी नेता है कंजर्वेटिव पार्टी के, उन्होंने प्रधानमंत्री ट्रूडो का मजाक तो उड़ाया है। वे उन्होंने कहा है कि वो भारत में हंसी का पात्र बन गए। इसका क्या असर? जी देखिए, इस पूरे मामले को कनाडा की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है, और क्योंकि वहाँ पे अच्छी खासी तादाद जो भारतीय मूल के लोगों की है और उनका काफ़ी अच्छा पैठ है, अलग अलग तकरीबन 16 जो सीटें हैं वहाँ पर, अच्छा दबदबा वहाँ पर सिख समुदाय के लोगों का है। तो ऐसे में जो ट्रूडो ने शुरू किया, उसके बाद जब उन्होंने आरोप तो लगा दिया, तो यही जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने ही संसद में खड़ा होकर बोला कि जो सबूत तो हैं उन्होंने दिए नहीं हैं। हालांकि कनाडा की तरफ से कहा जा रहा है कि ज़रूरी सूचनाएं भारत के साथ साझा कर दी गई है। भारत को भी आज तक जो है वो सबूतों का इंतज़ार है जिसके आधार पर आरोप लगाया गया है। तो अब जो वहाँ पर सर्वे हुआ है और जो वहाँ पर एक ट्रेंड दिखाता है, ये जो विपक्ष के नेता हैं पियरे, वो प्रधानमंत्री पद के सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं। और जिस तरीके से ये संबंध खराब हुए हैं, क्योंकि 1.5 जो मिलियन, करीब 15-16 लाख जो भारतीय मूल के जो कनाडाई हैं और उनके परिजन बड़ी तादाद में यहाँ पे रहते हैं, जिनको वीज़ा की ज़रूरत होती है, और जिस वीज़ा पे भारत ने अभी रोक लगा रखी है, जिसको हटाने की बात विदेश मंत्री ने इस उम्मीद के साथ की कि अगर वहाँ पे सुरक्षा बहाली हो तो हम उस वीज़ा पे रोक को हटा सकते हैं। तो ये एक बड़ी ही चुनौती की बात आ गई है उन परिजनों के लिए जो कनाडाई मूल, भारतीय मूल के जो कनाडाई नागरिक हैं उनके पास आने जाने का। और दूसरी बात है कि जो बिजनेस वीज़ा है वो भी नहीं मिल रहा। तो कनाडा में एक परेशानी की सबब वहाँ पे वो बन गया है, और इसलिए इन्होंने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार आई, वो सत्ता में आए, तो भारत के साथ संबंधों को सुधारेंगे। क्योंकि अभी के सूरत हाल में ये संबंध सुधरते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि एक के बाद एक स्टेप जो उठाए गए हैं, पहले तो उकसावे के कदम कनाडा की तरफ से उठाए गए, उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की। और भारत ने ये भी कहा है, विदेश मंत्री ने इसी बयान में ये भी कहा है कि जिस तरीके से भारत के मामलों में, अंदरूनी मामलों में कनाडा के राजनयिक दखल दे रहे थे, उनसे जुड़ी बातें भी आगे आने वाले समय में सामने आएगी। तो ये मामला काफ़ी गंभीर है और ये अभी किसी भी तरह से एक संबंध सुधरने की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल। लेकिन ऐसे में विदेश मंत्री के बयान से जो छात्र हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में, आपने कारोबारियों की बात की, आपने तमाम भारतीय मूल के लोगों की बात की, लेकिन जो एक छात्र हैं जो यहाँ से वहाँ जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, वो क्या विदेश मंत्री के मैसेज संदेश में देखें? जी देखिए, ये सवाल कई बार पूछा गया है और ये कहा गया है कि अभी भारत सिर्फ पैरिटी चाहता है, क्योंकि देखिए एक जो सुरक्षा जो है, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी हो भारत की या फिर भारतीय मूल के जो लोग हैं या जो राजनयिक हैं, उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। तो भारत पहले पैरिटी की मांग के साथ ये सुनिश्चित कर लेना चाह रहा है कि कुछ जो अंदरूनी दखल हो रहा था वो ना हो। और जहाँ तक छात्रों के वीज़ा की बात है, तो ये दारोमदार कनाडा पे है कि वो वीज़ा सर्विस को किस तरह से रेगुलेट करता है, क्योंकि भारत के भी जो राजनयिक हैं उतने ही तादाद में है जितने तादाद में अब कनाडा के राजनयिक यहाँ पे रह गए। तो काम उसके ज़रिए भी आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि कनाडा ने चंडीगढ़, हैदराबाद और मुंबई के जो अपने कॉन्सुलेट्स हैं उसमें जो एक व्यक्तिगत सेवा है उसको रोक दी है। तो दिक्कत तो भारतीय छात्रों को होगी, लेकिन सुरक्षा को सबसे ऊपर रखकर भारत अभी चल रहा है। बिल्कुल। उमा, तो हम भारत कनाडा की बात करें और अब चीन के साथ भारत के संबंधों पर आपकी एक रिपोर्ट है, वही दिखाते हैं दर्शकों को। सुरक्षा मामलों पर अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट में चीन के संबंध में कई अहम बातें सामने आई हैं। चीन एक नई साजिश कर रहा है। इस बारे में उमा शंकर सिंह हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। सुरक्षा मामलों पर अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट में चीन के संदर्भ में कई अहम बातें कही गई है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने भारत और चीन के बीच LAC से जुड़ी चिंताओं की पहचान की है। इसमें भूटान से लगने वाली सीमा की बात भी शामिल है। इन तमाम चिंताओं को लेकर NDTV हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरों के साथ रिपोर्ट लेकर आता रहा है। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में जो कुछ भी कहा गया है उसे हम NDTV की रिपोर्ट और हाई रेजोल्यूशन इमेज के साथ आपके सामने पेश कर रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की तरफ से अमेरिकी कांग्रेस के लिए तैयार रिपोर्ट में भारत और चीन के बीच LAC पर प्रमुख चिंताओं की बात शामिल की गई है। इनमें से कई मुद्दों पर NDTV पहले ही रिपोर्ट कर चुका है, जैसे कि
चीन के अवैध कब्जे वाले भूटान के इलाके में चीन ने भूमिगत भंडार बना रखा है। ये वो इलाका है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यह बंकर 2017 में भारत और चीन के बीच भिड़ंत वाली जगह से महज कुछ किलोमीटर ही दूर है। ये वो इमेज है जिसे एनडीटीवी ने 23 नवंबर 2020 की अपनी रिपोर्ट में दिखाया था। दरअसल चीन भूटान के इस इलाके में लगातार बंकर बनाने का सिलसिला जारी रखे हुआ है, जो भारत के लिए गंभीर खतरे की बात है। यहाँ चीन सड़क भी बना रहा है जो चिकन नेक की तरफ जाता है, वही चिकन नेक जिसका पतला गलियारा भारत को इसके उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है। अमेरिकी रिपोर्ट कहती है कि चीन ने भूटान के साथ विवाद वाले इलाके में नए गांव बसाए हैं। इन इलाकों को गौर से देखें तो ये डोकलाम के नज़दीक हैं, जिनकी ऊपर पहचान की गई है। चीन ने ये अवैध गांव अमूचू नदी की घाटी में बसाए हैं, जो डोकलाम के पास है और जहां 2017 में भारत और चीन के बीच भिड़ंत हुई थी। यहां कई गांव बनाए गए हैं। सुरक्षा पर खतरे वाली अमेरिका की रिपोर्ट में लद्दाख के इलाके में भी चीनी निर्माण की बात की गई है। खासतौर पर पैंगोंग झील जो है उस पर चीन का ये दूसरा जो पुल है, ये वो इलाका है जिसकी बात हम कर रहे हैं। और पैंगोंग झील के ऊपर ये वो पुल है जो सवालों के घेरे में है। इसे लेकर पहली तस्वीर थी हाई रेजोल्यूशन वाली, वो एनडीटीवी पर 16 जनवरी 2022 को दिखाई गई थी। अमेरिकी रिपोर्ट में चीन की तरफ से हवाई पट्टी बनाने की बात भी है। इसमें चीन ने सेंट्रल सेक्टर में दोहरे उपयोग वाली हवाई पट्टी का निर्माण किया है और साथ ही कई हेलीपैड भी बनाए हैं। दरअसल चीन की तरफ से दोहरे उपयोग वाली हवाई पट्टी एक तो शिगात्जे में भी बनाया गया है। 19 दिसंबर 2022 को एनडीटीवी पर प्रसारित सैटेलाइट इमेज में नजर आ रहा है कि 10 फ्लैंकर टाइप फाइटर जेट तस्वीर में नजर आ रहे हैं और साथ ही वार्निंग और कंट्रोल की सुविधा वाला एयरक्राफ्ट भी उड़ता दिख रहा है। इस पूरे इलाके में चीन के ढांचागत निर्माण की बात की गई है। इन निर्माणों का भारत की सुरक्षा से सीधा सरोकार है। रिपोर्ट कहती है कि चीन एलएसी पर लगातार सैन्य ढांचे का निर्माण कर रहा है। जो इमेज हम आपको दिखा रहे हैं वो इस साल के शुरुआत की है। इसमें चीन का एक सैन्य ठिकाने का निर्माण जो है वो नजर आ रहा है। ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग से 60 किलोमीटर उत्तर में है, जहां दिसंबर 2022 में भारत और चीन की सेना की आपसी भिड़ंत हुई थी। ये इमेज जो अब हम आपको दिखा रहे हैं इसी साल फरवरी का है। इसमें बख्तरबंद गाड़ियां, सेना के ट्रक और रहन सहन के ठिकाने दिख रहे हैं। पहले की तस्वीर बताती है कि पहले यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। हम आपको एक साथ दोनों इलाके दिखाते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि चीन के साथ भिड़ंत के बाद भारत ने भी एलएसी से लगी सीमावर्ती इलाकों में ढांचागत विकास में काफ़ी निवेश किया है। सीमावर्ती इलाकों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की 90 परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जो अलग अलग स्टेज पर है। इन 90 परियोजनाओं में 60 अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम में है। इनकी लागत 2,941 करोड़ रुपए की है और इस पर काम चल रहा है। और आइए बात करते हैं प्रदूषण की। देश की राजधानी दिल्ली की सर्दियों की आहट के साथ ही दिल्ली की हवा में एक बार फिर से जहर सा घुलने लगा है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पॉइंट्स के पार जा चुका है। कई इलाकों में बहुत से लोगों की आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी, खांसी हो रही है। आज दिल्ली में चारों ओर धुंध छाई हुई। देखिए, विजिबिलिटी पर भी असर पड़ा। ठंड के मौसम की शुरुआत से ही प्रदूषण दिल्ली और एनसीआर में बड़ी समस्या बन जाती है। दिल्ली प्रदूषण के चलते दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 2 जो ये होता है ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम जो है वो लागू हो गया है। और इसी के साथ दिल्ली एनसीआर में आपको बता दें ये पाबंदियां भी लागू हो गई हैं। ये एक रिपोर्ट देख लेते हैं। दिल्ली में ठंड बढ़ने और हवा की गति कम होने के साथ प्रदूषण बढ़ने लगा। साथ ही दिल्ली से सटे हरियाणा से पराली जलाने की तस्वीर भी सामने आने लगी। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार चला गया, यानी बहुत खराब। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने ग्रैप 2 के तहत और पाबंदी लगाने का फैसला किया था। ये पाबंदियां किस तरह सख्ती से लागू कराई जाएं, इसके लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार दोपहर अहम बैठक बुलाई। लेकिन इस बैठक में पर्यावरण सचिव, डिविजनल कमिश्नर और पीडब्ल्यूडी सचिव जैसे अहम और
आला अधिकारी पहुंचे ही नहीं। गोपाल राय के मुताबिक जूनियर अधिकारियों के साथ बैठक करनी पड़ी। हमारे पर्यावरण विभाग के सेक्रेटरी वही नहीं आए, डिविजनल कमिश्नर जो एक इम्पॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करते हैं वो भी नहीं थे, एमसीडी के कमिश्नर भी नहीं थे, पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी नहीं थे, और कई विभागों से डिविजनल कमिश्नर के यहाँ से एक साउथ डिस्ट्रिक्ट का एक एसडीएम आया मीटिंग ज्वाइन करने। साउथ डिस्ट्रिक्ट का एक एसडीएम पूरे दिल्ली के अंदर कैसे कोई निर्णय इंप्लीमेंट करा सकता है? मेरा ये कहना है कि सीनियर अधिकारी अगर इसको अपनी प्रायोरिटी में नहीं लेते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन संभव नहीं है। मीटिंग से नदारद रहने के मामले पर अधिकारियों का अभी तक कोई पक्ष सामने नहीं आया है। हालांकि इस बैठक में कुछ फैसले लिए गए। 13 हॉटस्पॉट के अलावा 8 और लोकेशन पर प्रदूषण बहुत ज्यादा पाया गया है, वहां विशेष टीम तैनात की जाएंगी। डस्ट कंट्रोल के लिए अभी तक केवल पानी का छिड़काव हो रहा था, अब पानी में डस्ट सप्रेसेंट मिलाया जाएगा ताकि डस्ट देर तक बैठी रहे। 25 अक्टूबर से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन शुरू किया जाएगा। प्रदूषण, जिस मुद्दे पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इतनी चिंता हो रही है, मीडिया हेडलाइन बना रहा है, उस मुद्दे पर भी जब बैठक होती है तो आला अधिकारी बैठक में नहीं पहुंच रहे, तो यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर दिल्ली की गवर्नेंस चल कैसे रही है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो भारत में एक तरह से एयर इमरजेंसी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सुरक्षित सीमा 100 है AQI की, तो उसके तहत आपको दिखाते हैं, आपको एक आइडिया देते हैं कि भाई दिल्ली के आसपास जो तमाम शहर हैं वहाँ पर किस तरह की स्थिति है। दिल्ली में है 360, नोएडा में 290, मानेसर में 280, मेरठ में 253, मुजफ्फरनगर में 299, कुरुक्षेत्र में 256, गुरुग्राम में 152। और तमाम रिपोर्ट स्टडीज़ हुई हैं प्रदूषण को लेकर। लैंसेट की स्टडी ये कहती है कि 2019 में वायु प्रदूषण में से 16 लाख असमय मौत हुई हैं। भारत में प्रदूषण से सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। प्रदूषण से ज़्यादा मौतों में दूसरे नंबर पर चीन है। 2019 में भारत में कुल मौत 18% जो थी वो प्रदूषण से हुई थी। ग्रीन पीस की रिपोर्ट कहती है कि 2020 में प्रदूषण से भारत में 1,20,000 मौतें हुई। वायु प्रदूषण से भारतीय अर्थव्यवस्था को 2 लाख करोड़ का नुकसान भी हुआ है। और ग्रीन पीस की जो एयर क्वालिटी पर 2021 की रिपोर्ट कहती है कि 2020 में वायु प्रदूषण से दिल्ली में ही सिर्फ 54,000 असमय मौत हुई हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की स्टडी कहती है कि दिल्ली प्रदूषण से जो जन्म जो दर है वो 10 साल कम हो जाती है, जो उम्र है, ये उसका तमाम रिपोर्ट्स कह रही हैं। और आपको साथ ही बता दें कि हार्वर्ड की जो स्टडी है, हार्वर्ड की स्टडी 2021 कहती है भारत में 1/3 मौत की वजह वायु प्रदूषण है। WHO की रिपोर्ट 2021 की कहती है वायु प्रदूषण से दुनिया में 70 लाख असमय मौतें हुई हैं। दुनिया भर की ये रिपोर्ट्स कही जा रही है। तो जहरीली हवा से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा भी है। ये एक रिसर्च स्टडी सामने आई है। प्रदूषण से बढ़ता है ब्रेस्ट कैंसर का खतरा। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के संपर्क में आने से 28% बढ़ता है ये खतरा, और पार्टिकुलेट मैटर 10 के संपर्क में आने से भी बढ़ता है खतरा, ये कहा गया। ये एक और स्टडी आई है। और प्रदूषण से बचने के लिए दिल्ली सरकार क्या कदम उठा रही है, इस पर आपको बताते कुछ देर पहले हमने उनसे बात की थी। एक छोटा सा अंश दिखाते हैं। गोपाल राय पर्यावरण मंत्री ने क्या कहा। नहीं, देखिए, जहाँ तक पूरे साल की बात है तो पहला तो जो हमारी जो कोशिश है कि दिल्ली का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, उसको इलेक्ट्रिक मोड पे शिफ्ट किया जाए, और उसमें हमें सफलता भी मिल रही है। दिल्ली के अंदर अब 800 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें, मेरे ख्याल से इतनी इलेक्ट्रिक बसें देश में कहीं नहीं चल रही हैं। दूसरा 17% आज जो नए व्हीकल लोग खरीद रहे हैं, जो हमारी पॉलिसी है, सब्सिडी दी जा रही है, और उसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या 17% नए
जो व्हीकल खरीदे जा रहे हैं उसमें से हो चुके हैं। अब इमरजेंसी मेजर्स के रूप में जैसे अब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का, मेट्रो के फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का आज जो है वो निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ 26 तारीख से हम लोग रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का जो है पब्लिक जन जागरूकता कैंपेन भी लॉन्च करने जा रहे हैं, जिससे कम से कम रेड लाइट पे जो बेवजह फ्यूल बर्निंग होती है उसको रोका जा सके। और कुछ देर पहले हमने डॉक्टर एम वली से भी बात की थी और किस तरह से इस प्रदूषण से खुद को बचाएं, सुनते हैं। कि ये मेटल टॉक्सिसिटी आ रही है पोल्यूशन के साथ, जिससे लोग बहुत बीमार हो रहे हैं। डॉक्टर खिलनानी का लेख आपने शायद पढ़ा हो, 2-3 दिन पहले आया है अखबार में, और उसमें एक अजीब बात ये लिखी थी कि इस बार पोल्यूशन के इफेक्ट्स लोगों में जल्दी शुरू हो गए हैं। आमतौर पर लेट शुरू होते थे, दिवाली के बाद हम लोग ये प्रोग्राम्स करते थे, अब के हमने दशहरा से भी पहले कर दिया। तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। एयर प्योरीफायर तो बिल्कुल कोई खास फायदा नहीं करते, एक्सेप्ट व्हेन यू आर लॉक्ड इन द रूम। गार्गलिंग कर सकते हैं, वही मैं कह रहा हूँ। कल मैं गया था, मैं खुद गया था रामलीला देखने। वहां से जब मैं आया हूँ तो सुबह को बलगम में कुछ गड़बड़ आया, काले पार्टिकल्स आए। ये मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ स्क्रीन पे दिखाने की। एक इमेज है, ये जबान के अंदर से ये मेटल टॉक्सिसिटी जा रही है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जा रहा है। आई डोंट नो हाउ फार इट इज क्लियर। तो अब ये जो मेटल टॉक्सिसिटी, धुआं, कार्बन पार्टिकल्स, ये सब जा रहा है हमारे शरीर में। इसके लिए बाहर के लोग तो नेजल फिल्टर्स यूज करते हैं। हमारे यहाँ मास्क यूज हुए थे, बट सादा मास्क, सर्जिकल मास्क इसमें कुछ काम नहीं करेगा। कैसे मास्क लगा सकते हैं? हाँ। N95 और एक और N95 का एडवांस्ड वर्जन आता है SN95। ये दोनों मास्क सिर्फ लगाए जाएं, और इससे बहुत फायदा हुआ था लोगों को कोविड में। तो SN95 मास्क का आप प्रयोग कर सकते हैं। बहरहाल प्रदूषण से बचना है कुछ हद तक तो। और अब महाराष्ट्र से खबर है। मराठा आरक्षण का मुद्दा महाराष्ट्र में फिर से गर्माता दिख रहा है। मराठा आंदोलनकर्ता मनोज जरागे पाटिल ने सरकार को जो दी मियाद 24 अक्टूबर को खत्म हो रही है, वहीं मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सरकार के सुर 24 घंटे के भीतर नरम पड़ गए। मराठा आरक्षण आंदोलन फिर एक बार तेज होने की राह पर है। ऐसे में शिंदे सरकार ने रविवार को एक विज्ञापन दिया और मराठाओं को आर्थिक पिछड़े कोटे में आरक्षण पा सकते हैं यह याद दिलाया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 24 घंटे में ही सरकार को अपने सुर नरम करने पड़े और एक नया विज्ञापन अखबार में देना पड़ा। मराठा अपने आप को पिछड़ा बताकर आरक्षण की मांग कर रहा है। ऐसे में EWS आरक्षण को लेकर आंदोलनकर्ता जो है वो बड़ी संख्या में इसे पसंद नहीं करते, और शायद यही वजह है कि शिंदे सरकार को 24 घंटे के भीतर मराठाओं को जाति आधारित आरक्षण देने की अपनी वचनबद्धता दोहरानी पड़ी है। राज्याचे प्रमुख माननीय एकनाथराव शिंदे साहेबांनी अतिशय स्पष्टपणे कल ही राज्य के मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि हम मराठा समाज को आरक्षण देंगे। ये मामला बहुत ही नाजुक है, इसे सुलझाने का पूरा प्रयास सरकार करेगी। सन्माननीय एकनाथराव शिंदे साहेबांनी सांगितलेलं आहे, आम्ही सगळे पूर्ण ताकदीने त्यांच्या पाठीशी आहोत। मैं मनोज जरंगे जी से ये कहना चाहूंगी कि जो दो युवकों ने जो आत्महत्या की है, इस विषय को लेकर आप मराठा अपने समाज को, सभी युवकों को ये कहिए कि इस प्रकार की आत्महत्या तक न पहुंचे, और आत्महत्या से कुछ फलित नहीं होगा। आप अपने कुटुंब, अपने जो निकटवर्ती है, उनको भी आप दुख देंगे। तो ये भी आह्वान उन्होंने करना चाहिए। इस प्रकार का आह्वान मैं मनोज जरंगे को करती हूँ। मराठा आंदोलनकर्ता मनोज जरंगे पाटिल साफ कर चुके हैं कि 24 अक्टूबर तक अगर आरक्षण की मांग पूरी नहीं हुई तो 25 तारीख से वे फिर एक बार आमरण अनशन पर बैठेंगे। जर 24 तारखेच्या आत मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय घेतला नहीं, 14 सितंबर तक अगर सरकार ने हमें आरक्षण नहीं दिया तो 25 तारीख से मैं आमरण अनशन पर फिर बैठूंगा। मराठा समाजाला न्याय मिळावा म्हणून, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं म्हणून 25 तारखेपासून आमरण उपोषण पुन्हा सुरू करणार आहे।
24 घंटे के भीतर मराठाओं को लेकर सरकार के बदले सुर ने विपक्ष को भी सरकार पर हमला बोलने का मौका दे दिया। ठाकरे गुट ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए तो एनसीपी ने आरक्षण के मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। आज मैंने देखा कि हर अखबार में उनकी एडवर्टाइजमेंट है कि हम आरक्षण दे रहे हैं, कितने वाला आरक्षण दे रहे हैं। मुख्यमंत्री टोटल फेल्यूर है, देवेंद्र फडणवीस फेल्यूर है, अजीत पवार तो भाग रहे हैं, कोई सवाल पूछते हैं तो उनसे मामले में, और लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा ये? और कितने लोगों की जान आप लेना चाहते हैं? अनेक घटक आरक्षण मागतायत, मराठा समाज मागताय, मराठा, लिंगायत, धनगर और मुस्लिम समाज आरक्षण मांग रहा है। सरकार को विशेष सत्र बुलाना चाहिए। बाहेर बोलण्यापेक्षा एक स्पेशल असेंब्ली बोलवावी। दशहरे के बाद महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन जोर पकड़ सकता है और ये सरकार के लिए एक और कसौटी साबित होगी। सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि 50% के आरक्षण की मियाद को नहीं लांघा जा सकता। ऐसे में मराठा आंदोलनकर्ताओं को सरकार आरक्षण का लाभ कैसे दिलाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। पुणे से प्रतीक्षा पारखी के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए।